बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हम लोग चेस लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और इसमें जो बिल्डिंग परचेज की गई थी वो इन्वेंट्री की हैसियत से परचेज की गई थी, फिर उसका चेंज ऑफ यूज़ हो रहा है और वो बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनने जा रही है। तो ये जो इन्वेंट्री से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनने का जो चेंज ऑफ यूज़ है, इसको हम किस तरह अकाउंट करेंगे, इस पे हम डिस्कशन कर रहे थे। यस, सारी बातें आपको याद होंगी। तो लिखा हुआ क्या है, चेस लिमिटेड परचेज बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2015, कॉस्ट है 250,000, दैट इज इंटेंडेड टू सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हमने एंट्री पास की, क्या एंट्री पास की? 1 जनवरी 2015 इन्वेंट्री डेबिट। अच्छा, मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने क्या किया, इसकी एंट्रीज भेजी। अच्छा, वो जब मैंने इसकी एंट्री देखी तो बहुत से स्टूडेंट ने एंट्री बनाई परचेजेस, यानी उन्होंने सिस्टम जो अज्यूम किया वो कौन सा अज्यूम किया? पीरियोडिक। अब आप सब जानते हैं कि बिल्डिंग बतौर इन्वेंट्री एक लार्ज एसेट है और एक लार्ज इन्वेंट्री है जिसको सेल होने में, जिसकी सेल होने की फ्रीक्वेंसी वो नहीं होगी जो एक आम इन्वेंट्री की होती है। तो बिल्डिंग वाले केस में हमारे लिए अगर बिल्डिंग हमारे लिए इन्वेंट्री है तो उसके लिए हमारे पास सूटेबल जो सिस्टम होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? परपेचुअल होना चाहिए ना बेटा। यस और नो बताइए आप सब लोग। बजाय परचेजेस डेबिट करने के आपको चाहिए कि आप क्या करें? इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट करें, परचेजेस डेबिट ना करें। ये गलती है। फिर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सिस्टम जो है वो परपेचुअल आपको अज्यूम करना चाहिए। तो सबसे पहली गलती ये है कि यहाँ पर आपने परचेजेस डेबिट किया है। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 2.5 लाख, ठीक है। बैंक क्रेडिट 2.5 लाख से। अच्छा, आगे क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? Player Limited asked Chess Limited to lease the building to them for a period of time. An operating lease agreement was entered into and became effective from 1st March 2015. 1st March 2015 को जो है on 1st March 2015 the building's fair value कितनी है? 3 लाख रुपए। NRV कितनी है उसकी? 2,90,000 रुपए। अच्छा, NRV वैसे भी कॉस्ट से ऊपर है तो इन्वेंट्री की हैसियत से NRV का कोई इफेक्ट नहीं है। अच्छा, अब हम ये ट्रांसफर परफॉर्म करने जा रहे हैं तो इस ट्रांसफर को परफॉर्म करेंगे आप कैरिंग अमाउंट पर, और कैरिंग अमाउंट पर ट्रांसफर करने के बाद आप ये सोचेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं या रिवैल्यूएशन मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल। अगर हम कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो उसको कॉस्ट उसी कैरिंग अमाउंट पर रहने दें, कंटिन्यू कर लें। और अगर हम क्या फॉलो कर रहे हैं? फेयर वैल्यू मॉडल, तो आप उसको कैरिंग अमाउंट से अपडेट करते हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर। तो देखना क्या आपने, तो जनाब आप ये बिल्डिंग जो है वो रेंट पे दे रहे हैं कब? 1 मार्च। 1 मार्च को इसका यूज क्या हो गया? चेंज हो गया। तो आपने एंट्री पास की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 2.5 लाख से, ठीक है, और इन्वेंट्री क्रेडिट 2.5 लाख से। अच्छा, अब नीचे हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। On 31st December 2015, the building fair value had grown to 340,000। लेकिन ये तो ईयर एंड पर है ना, जिस डेट पे ट्रांसफर हो रहा है उस डेट पे उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 3 लाख रुपए। अब आगे पढ़ते लिखा हुआ है चेस लिमिटेड यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है? वो फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहा है तो आप उसको फिर एडजस्टमेंट बनाकर ले आए उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर। और वो फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? वो एडजस्टमेंट क्या बनेगी आपकी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कितने से? 2.5 लाख को अगर मैं 3 लाख बनाऊंगा तो आंसर क्या आएगा? 50,000 आएगा। 50,000 से फेयर वैल्यू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 50,000 से। इस तरह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कैरिंग अमाउंट कितना हो गया? 3 लाख रुपए हो गया।
फिर 31 दिसंबर 2015 जो कि आपका ईयर एंड है, उस पर आप उसको दोबारा रीवैल्यू कर देंगे, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो जाएगी 3 लाख से 3,40,000 बनाने के लिए 40,000 से डेबिट कर दिया आप, और फेयर वैल्यू गेन क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया 40,000 से। ये आपके सामने क्या हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया इसका। और जब आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो 31 दिसंबर पर आप इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कितने पर रिपोर्ट करेंगे, 3,40,000 रुपए। ऐसा ही है बेटा, जवाब दें। और अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, तो इसको आप 2.5 लाख पर ही रिपोर्ट कर रहे होते, और साथ साथ क्या करते हैं, इसको डेप्रीशिएट भी करते उस केस में जब आप क्या फॉलो करते, कॉस्ट मॉडल। तो 2.5 लाख की जो डेप्रीशिएट वैल्यू होती, वो जाती स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। मेरे ख्याल से कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था सुपर लिमिटेड वाला, या करना बाकी था, जवाब दें। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था सुपर लिमिटेड वाला, हमने कर लिया था या बाकी था, बाकी था। मैंने खुद सॉल्व कर लिया था, मतलब मैंने सॉल्व करवा दिया था, मैंने क्लास में रिकॉर्डिंग में सॉल्व करवा दिया था। अच्छा, तो मतलब यानी कि मैंने पहले पहला वाला क्वेश्चन करवाया था, फिर तीसरा वाला, फिर ये छोड़ दिया था मैंने, ऐसा हुआ था। जवाब दें। चलें, अच्छी बात है, मतलब ये सारे ट्रांसफर आपने सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये अच्छी बात है। अब इसको आप कॉपी करना है, कॉपी करना है, फिर मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से। हाँ बेटा, रिमूव करूँ इसको फिर मैं। ठीक है, ये रिमूव कर दिया। अब बेटा ये आपके सामने है कंक्लूजन इसका, इसको अब अच्छी तरह पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला केस हमारे पास क्या है, फ्रॉम ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी आप ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को क्या बनाने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो सवाल क्या है, सोचना ये है कि जहां हम उसका ट्रांसफर कर रहे हैं वहां हम कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं, तो वहां अगर हम कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो जो कैरिंग अमाउंट ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का है, उसी कैरिंग अमाउंट को आप क्या बना दें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना दें, मसला नहीं। बात क्लियर। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी बनाने के इक्विपमेंट में कुछ भी फॉलो करें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए अगर आप क्या फॉलो कर रहे हैं, फेयर वैल्यू मॉडल, तो ट्रांसफर परफॉर्म होगा फेयर वैल्यू पर, ट्रांसफर परफॉर्म होगा फेयर वैल्यू पर। तो फिर हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि IAS 16 में आप कोई सा भी मॉडल फॉलो कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो पहले आप उसको रीवैल्यू करें बतौर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और उसको ले आए उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर, फिर उसको ट्रांसफर कर दें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। क्या ये सारी बातें हम सीख चुके हैं, क्या ये सारी बातें हमने परफॉर्म कर ली हैं, क्या वर्बली आपको ये सारी बातें अब दिमाग में बैठ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, जवाब दें, रिस्पॉन्स दें बेटा। अच्छा, उसके बाद इन्वेंट्री से क्या बनाने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं। तो अगर इन्वेंट्री से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं, तो ट्रांसफर करेंगे कैरिंग अमाउंट पर। अगर इन्वेंट्री से, जैसे अभी हमने ट्रांसफर किया 2.5 लाख से 2.5 लाख का, सिंपल। इन्वेंट्री का कैरिंग अमाउंट कितना था, 2.5 लाख था, ट्रांसफर किया उसको कितने पे, 2.5 लाख पे। चाहे हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं या फेयर वैल्यू मॉडल, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हम फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो ट्रांसफर तो हम करेंगे कैरिंग अमाउंट पर, लेकिन उसको हम रीवैल्यू करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनने के बाद। तो मतलब यहां पर जो जो फेयर वैल्यू मॉडल वाला कॉलम है, इसमें कैरिंग अमाउंट क्यों लिखा हुआ है, इसलिए
कि इन्वेंट्री टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है कैरिंग अमाउंट पर, और वो प्रॉपर्टी रीवैल्यू हो रही है बतौर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ना कि बतौर इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री में रीवैल्यूएशन का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। इन्वेंट्री में एनआरबी तक जाने का कॉन्सेप्ट मौजूद है, मतलब बतौर इन्वेंट्री हम उसको रीवैल्यू नहीं कर सकते, तो हम मजबूर हैं कि हम उसको ट्रांसफर करें इन्वेंट्री के कैरिंग अमाउंट पर, चाहे हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो या चाहे हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे हो। तो जब आपने इन्वेंट्री को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान लिया उसके कैरिंग अमाउंट पर, अब आप सोचें कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल फॉलो करें तो कुछ ना करें, उसी कैरिंग अमाउंट को डेप्रिशिएट कर दें, और अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो उस कैरिंग अमाउंट को आप अपडेट कर दें उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर। क्या ये सारी बातें क्लियर हैं बेटा आप लोगों को? क्या ये सारी बातें हमने सीख ली हैं? आप बताइए, आप सबका रिस्पॉन्स चाहिए बेटा। अच्छा जी, उस ये शेड्यूल आप कॉपी कर लें, अपने पास बना लीजिएगा शेड्यूल, ताकि आपको याद रहे और याददाश्त आपकी बहाल रहे। अच्छा, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्या बनाने जा रहे हैं? ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो अगर हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसी भी मॉडल पर हो, चाहे कॉस्ट मॉडल पर हो चाहे फेयर वैल्यू मॉडल पर हो, लेकिन अगर हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है वो कॉस्ट मॉडल पर है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो भी कैरिंग अमाउंट है आप उसको ट्रांसफर कर दें कहां पर? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में बस। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं किसी भी मॉडल पर, लेकिन आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को फॉलो कर रहे हैं किस पर? फेयर वैल्यू मॉडल पर, तो पहले आप उस प्रॉपर्टी को बतौर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लाएं फेयर मार्केट वैल्यू पर, फिर ट्रांसफर करें उसको किसमें? ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो ये बातें मतलब यानी कि ये दोनों, यानी मतलब जब मैं ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जा रहा हूं तो मैं उसको रीवैल्यू कर रहा हूं बतौर ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले केस में फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहा हूं। और जब मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू अनऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या कर रहा हूँ? ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो फिर मैं उसको, और अगर मैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए रिवर्शन मॉडल फॉलो कर रहा हूँ तो फिर मैं उसको पहले रीवैल्यू कर रहा हूँ बतौर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फिर ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये सारी बातें मैंने प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चन में परफॉर्म करवा दी है। इसका जवाब चाहिए होगा मुझे आपसे। ठीक है, अच्छा। लेकिन ये थर्ड पॉइंट है, इसके अंदर हमें ये भी देखना है कि इन्वेस्टमेंट, देखिए ये ऊपर जो कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल लिखा हुआ है ना, ये खासतौर पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के रेफरेंस से लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के रेफरेंस नहीं लिखा हुआ। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं इस बात को, जब हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे बतौर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हम कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में हम कोई सा भी मॉडल फॉलो करें, तो हम वो ट्रांसफर परफॉर्म करेंगे कैरिंग अमाउंट पर। और अगर हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो हम पहले उसको बतौर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या करेंगे? रिवैल्यू करेंगे और फिर ट्रांसफर करेंगे बतौर क्या? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बतौर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो ये जो कॉस्ट मॉडल और जो फेयर वैल्यू मॉडल की टर्म इस्तेमाल हुई है ऊपर कॉलम में, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के रेफरेंस से यूज हुई है। तो हम उसको आप देख चुके हैं, मतलब यानी कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम इसको ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, याद होगा आप सबको। अच्छा, उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या था? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इन्वेंट्री का ट्रांसफर है। तो अगर आप ट्रांसफर परफॉर्म करते हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इन्वेंट्री, तो अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी कॉस्ट मॉडल पर है तो आप उसको इन्वेंट्री में ट्रांसफर कर दें एट कैरिंग अमाउंट। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रही है, तो आप क्या करें? पहले उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को उसकी अप टू डेट फेयर मार्केट वैल्यू पे लाएं और फिर ट्रांसफर करें कहां पर? इन्वेंट्री में। तो ये तमाम बातें आपके सामने मौजूद हैं, इसमें किसी भी किस्म का अगर कंफ्यूजन आपको होता है तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा, कोई इशू है तो बोल दीजिएगा, लेकिन इस चार्ट को ध्यान में रखिएगा, ये चार्ट आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाँ जी बोले, यहाँ तक कोई मसला हो तो बताइए।
सबसे पूछ रहा हूँ बेटा। चले, तो यहाँ तक हमारी गुफ्तगू खत्म होती है ये वाली। अच्छा, अब इसमें हम कर क्या सकते हैं कि अब आपको थोड़ा सा आपको बोलते हैं कि आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है जी, क्या ये क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं? तो मैं आपको देता हूं इसको सॉल्व करने के लिए वक्त 5 मिनट का, बस 5 मिनट जरा इसको सॉल्व कर लें। आप कर लेंगे? इसकी रिक्वायरमेंट देख लें और उसको सॉल्व करके बता दें। क्या बोलते हैं, हो जाएगा सॉल्व? देखते हैं अब तक आपने क्या सीखा। आपकी थोड़ा सा एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा आपका। बताइए। ठीक है जी, मैं तो यहाँ बस को पॉज करता हूँ। तो बेटा उम्मीद है वो क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो चुका होगा, और उसमें एक एंटिटी जो कि प्रॉपर्टी परचेज कर रही है वो फॉलो कर रही है कॉस्ट मॉडल, तो वो उसको डेप्रिशिएट कर देगी। जो कैरिंग अमाउंट आएगा वो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और दूसरी एंटिटी है वो उस फॉलो कर रही है फेयर वैल्यू मॉडल, तो वो उसको रिपोर्टिंग डेट पर अपडेट कर देगी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर, और उस फेयर मार्केट वैल्यू को रिपोर्ट कर जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कैरिंग अमाउंट के तौर पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अच्छा जी, अब एक चीज समझे, यहाँ से अब हम अपनी बात को एक नए रास्ते की तरफ लेके जाते हैं। वो नया रास्ता क्या है उसको भी समझिएगा प्लीज सब लोग तवज्जो से। तो तवज्जो करने वाली बात क्या है? वो बात ये है कि देखिए, क्या हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आई 16 पढ़ा, और आई 16 पढ़ने के बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा क्लासेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का? यस और नो? आप मुझे बताइए। हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की क्लासेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ा? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब क्या है? ये क्लासेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है कि नहीं है? आप जवाब दें मुझे, ये सब क्लासेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है कि नहीं है? बताइए, है ना सब क्लासेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट? तो हमने, अगर आपको याद हो, वहां एक बात पढ़ी थी कि कोई सा भी मॉडल किसी एक क्लास पर अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर आपको सारी बात याद हो, मतलब अगर बिल्डिंग्स रिवैल्यूएशन मॉडल पर है तो सारी बिल्डिंग रिवैल्यूएशन मॉडल पर होंगी, ऐसा ही। अगर फर्नीचर कॉस्ट मॉडल पर है तो सारा फर्नीचर एंड फिक्सचर जो होगा वो कॉस्ट मॉडल पर होगा। ये नहीं हो सकता कि चेयर कॉस्ट मॉडल पर हो और टेबल रिवैल्यूएशन मॉडल पर हो। ये सारी बातें आपको वहां समझाई गई थी या नहीं? बताइए। तो कोई भी मॉडल आप चूज करेंगे किसी एक क्लास के लिए, और उसको आप कंप्लीटली पूरी क्लास पे अप्लाई करेंगे, और जो रिवैल्यूएशन परफॉर्म होगी वो पूरी क्लास की परफॉर्म होगी। वो उस क्लास में मौजूद किसी एक एसेट की नहीं परफॉर्म होगी, बल्कि वो पूरी क्लास रिवैल्यू की जाएगी। ये सारी बातें आपको बताई गई बेटा। अच्छा जी, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको सारी बात समझ में आई होगी। अब इस बात का लिंक इससे क्या है? देखिए, आई 16 में तो एक क्लास दूसरी क्लास के मुकाबले में किसी और मॉडल पे हो सकती है। मतलब बिल्डिंग अगर रिवर्शन मॉडल पर है तो फर्नीचर एंड फिक्सचर किस पर हो? कॉस्ट मॉडल पर। ये मुमकिन है कि नहीं है? बताइए। बिल्डिंग अगर आई 16 के हिसाब से रिवॉल्यूशन मॉडल पर है तो फर्नीचर एंड फिक्सचर कॉस्ट मॉडल पे हो सकता है कि नहीं? ये मुमकिन है कि नहीं? इतना बता दीजिए मुझे प्लीज सब लोग। ये मुमकिन है ना? गुड, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्लासेस ज्यादा है। लेकिन बेटा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासेस ज्यादा नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खुद एक क्लास है। यानी जिन जिन प्रॉपर्टीज को आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नाम देंगे ये खुद एक क्लास है। इसका मतलब जितनी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो एक सिंगल क्लास में फॉल करती है, उसकी मल्टीपल क्लासेस नहीं बन सकते। यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जब आप नोट बनाएंगे तो इस तरह लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सबके अलग अलग कॉलम बनाए थे हमने, इस तरह हम इतने मल्टीपल कॉलम नहीं बना सकते। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एक ही कॉलम बनेगा। तो या तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉलम पूरा का पूरा किस पर होगा? कॉस्ट मॉडल पर।
या वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पूरा मॉडल जो होगा वो किस पर होगा, फेयर वैल्यू मॉडल पर। यस और नो? रिस्पॉन्स करें बेटा। ऐसा ही है। लेकिन अब एक डिफिकल्टी आती है। वो डिफिकल्टी क्या आती है भाई? वो डिफिकल्टी ये आती है कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए आपकी पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उसमें लैंड और बिल्डिंग सेपरेट नहीं होगी, उसका नाम ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है बस। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, हम क्या कह रहे थे बात, हमने कहा अब एक डिफिकल्टी आ सकती है। और डिफिकल्टी क्या है? हो चुके फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करने के लिए आपके पास फेयर वैल्यू का होना भी तो जरूरी है ना, कि नहीं? मार्केट वैल्यू का होना भी जरूरी है कि नहीं? जवाब दें। अब वो मार्केट वैल्यू का होना चाहिए रिलायबल एस्टीमेट। तो मार्केट वैल्यू मिलती कहां से? किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू कहां से मिलती है? किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू कहां से मिलती है? आपके पास मार्केट से तो मिलती है, लेकिन मार्केट की टाइप्स होती हैं बेटा। एक होती है एक्टिव मार्केट। क्या होती है एक्टिव मार्केट? कभी आपने सुना होगा यार कि एक मोबाइल फोन आप खरीद रहे हैं, वो बोलता है यार ये मत लो, इसकी रीसेल नहीं है, इसकी रीसेल नहीं है। सैमसंग की रीसेल है, एप्पल की रीसेल है, बाकी जो दूसरी कंपनी के मोबाइल है ना, इनकी रीसेल नहीं है। ये रीसेल बड़ी मुश्किल से होता है। तो इस बात का क्या मतलब, जरा मुझे बताइए। सैमसंग और एप्पल खरीद लो जाके, ताकि तुम एक साल इस्तेमाल करके तुम्हारा दिल भर जाए, तो तुम्हारी अच्छी खासी लगाई हुई रकम तुम्हारी जेब में क्या जाएगी, वापस आ जाएगी। इसकी रीसेल नहीं है। नॉट बेटा, रेजिडुअल वैल्यू नहीं तला बेटा। क्या ये पहले बताइए, जो मैं अल्फाज बोल रहा हूँ कि ये जुमले आपने सुने हैं पहले कभी? सुने होंगे ना ऑब्वियसली। चलो कोई मसला नहीं, हमजा बेटा अभी सुन लो। अच्छा, रीसेल होने का मतलब क्या है कि देखो, जिस चीज को मार्केट में फ्रीक्वेंटली खरीदा और बेचा जा सकता हो, मतलब फ्रीक्वेंटली उसकी सेकेंड हैंड मार्केट एक्टिवली चलती हो, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन हो रही है कि एक बंदे ने एक मोबाइल फोन खरीदा सैमसंग का, उसको मार्केट में बेच दिया, उसके खरीदार भी बहुत सारे मिल गए, और इजीली वो क्या हो गया, मार्केट में सेल हो गया। उसकी मार्केट में वैल्यू लगवाना भी क्या हो गया, आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? कि उसके खरीदार बहुत ज्यादा है मार्केट में। इसको हम बोलते हैं एक्टिव मार्केट। क्या बोलते हैं? नाम दोहराइएगा सब लोग, क्या बोलते हैं? एक्टिव मार्केट। एक्टिव मार्केट उस चीज की होती है जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली खरीदी और बेची जाती हो। जहां, समझे बात को? तो किसी प्रोडक्ट की भी हो सकती है एक्टिव मार्केट। तो जिस प्रोडक्ट की खरीदने और बेचने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, उसकी एक्टिव मार्केट होती है। समझे मेरी बात को या नहीं समझे? समझ गए, ओके। तो अब आप देखिए कि एक मोबाइल फोन ऐसा है जो आम मार्केट में बिकता नहीं है, मतलब लोग उसको जानते नहीं है, उस ब्रांड को पहचानते नहीं है, पाकिस्तान में वो ब्रांड लॉन्च नहीं हुआ इतना फ्रीक्वेंटली। तो मतलब क्या है, अगर आपको किसी ने बाहर से आपको एक अच्छा मोबाइल फोन आके गिफ्ट कर दिया, आपने उसको यूज किया, बाद में आपने चाहा कि मैं इसको बेचकर नया ले लेता हूँ कोई और मोबाइल, तो जब आप उसको मार्केट में बेचने गए तो बोला यार ये चीज तो पाकिस्तान में चलती नहीं है, मतलब ये ब्रांड तो पाकिस्तान में है ही नहीं, मतलब इसको खरीदने वाले लोग हैं ही नहीं, इसकी समझ लोगों को है ही नहीं। क्या ऐसे सुनने को मिल सकता है? तो मतलब जो बंदा आपसे इस तरह की बातें कर रहा है, वो आपको असल में ये कम्युनिकेट करना चाह रहा है कि जो प्रोडक्ट तुम मेरे पास बेचने के लिए आए हो, असल में इसकी एक्टिव मार्केट नहीं है। ये एक्टिवली लोग खरीदते बेचते नहीं, ये बहुत रेयर है, तुम जैसे लोग आ जाते हैं खरीदने बेचने के लिए। तो अब ऐसी चीज की मार्केट वैल्यू किस तरह तलाश की जाएगी? तो देखा जाएगा इस तरह के सिमिलर जो फोन्स हैं, जो मशहूर नहीं है पाकिस्तान में ब्रांड्स, वो कितने की खरीदे और बेचे जाते हैं, तो उनकी प्राइस को या उनकी मार्केट वैल्यू को सिमिलर रख के कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखकर हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब या तो सिमिलर ट्रांजैक्शन को देखें, मतलब
कि मार्केट में इस तरह की ट्रांजैक्शंस अगर परफॉर्म होती हैं तो किस वैल्यू पे परफॉर्म होती हैं। एक तरीका ये हो गया। या अगर मार्केट में इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म ही नहीं हुई तो फिर जो चीज आपके पास है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, प्रोसेसर क्या है, रैम कितनी है, बैटरी, मतलब मुख्तलिफ तरीकों से भी आप इसकी वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हैं। यस और नो। अब ये मैंने मोबाइल फोन वाली एग्जांपल इसलिए दी कि जो चीज आप खरीदते और बेचते हैं उसका तजर्बा आपको है, तो मैं आपके तजर्बे के हिसाब से आपको एक्टिव मार्केट समझाने जा रहा था। इस तरह बेटा प्रॉपर्टीज की भी क्या होती है, एक्टिव मार्केट होती है। ठीक है, तो इट मींस दैट जिस जगह आपने पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है वहां बहुत फ्रीक्वेंटली लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं और बेचते हैं। बहुत जल्दी मार्केट में वैल्यूज में अप एंड डाउन आता है। ऑटोबान रोड आपके सामने मौजूद है, एशिया की महंगी तरीन प्रॉपर्टी, पाकिस्तान का एशिया। ये जो ऑटोबान रोड है इसकी जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो तो इस्लामाबाद के रेट से क्या करते हैं, मैच करते हैं ना। इतनी तेजी से यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट्स में क्या हुआ, इजाफा हुआ। तो जिस मार्केट में लोग एक्टिवली प्रॉपर्टीज खरीदते और बेचते हो, फ्लैट्स बिकते हो, फ्लैट्स खरीदे जाते हो, जमीनें बिकती हो, जमीनें खरीदी जाती हो, मकान बिकते हो, मकान, तो उस मार्केट में प्रॉपर्टी की वैल्यू का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं। कैसे यार, ये फ्लैट इस लोकेशन पे, अरे वाह ये तो बड़ी आला लोकेशन है, अच्छा भाई लोकेशन देख ली। नंबर 2, लोकेशन के बाद एक चीज और मैटर करती है, यार मेरा फ्लैट इस फ्लैट से ज्यादा अच्छा है क्योंकि वेस्ट ओपन है, हवा बहुत अच्छी आती है यहाँ पर, वो साहिल समंदर का नजारा हो जाता है। इस तरह की बातें क्या कर देती हैं, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को और बढ़ा देती हैं। यस और नो, आप मुझे बताइए। तो मतलब आप एक ही बिल्डिंग में फ्लैट रखते हैं, आपके सामने वाला फ्लैट जो है बिका है, उसके बिकने पर आपने अंदाजा लगा लिया कि हाँ ये इतने का बिका है, लेकिन ये मेरे सामने वाला फ्लैट जो है ये वेस्ट ओपन नहीं था, मेरा वाला फ्लैट वेस्ट ओपन था, तो लिहाजा मेरे फ्लैट की वैल्यू सामने वाले फ्लैट की वैल्यू से इतनी ज्यादा होनी चाहिए। तो आपने उसकी ट्रांजैक्शन की बेस पर क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू का आइडिया ले लिया, अंदाजा लगा लिया कि हाँ जी मेरी चीज तो इतने में बिकनी चाहिए। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू का एस्टीमेट चाहिए। बगैर एस्टीमेट के हम क्या कर सकते हैं बेटा, फेयर मार्केट वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। तो स्टैंडर्ड कहता है फेयर मार्केट वैल्यू रिलायबली एस्टीमेट होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास फेयर मार्केट वैल्यू का रिलायबल एस्टीमेट मौजूद है तभी आप उसको फेयर मार्केट वैल्यू पे अपडेट कर पाएंगे। सही है, जवाब दीजिए प्लीज मुझे। तो अब हम जो सिचुएशन पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है उसको समझिएगा। हम फॉलो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए रीवैल्यूएशन यानी फेयर वैल्यू मॉडल। फर्ज करें हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं, 4 की फेयर मार्केट वैल्यू रिलायबली एस्टीमेट हो पा रही है, एक की नहीं हो पा रही। एक की नहीं हो पा रही, तो अब क्या करें? समझे बात या नहीं? मैंने कहा हमारे पास 5 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए हम क्या फॉलो कर रहे हैं, फेयर वैल्यू मॉडल। 4 की फेयर मार्केट वैल्यू मिल रही है, एक की नहीं मिल पा रही, तो 4 को तो हम अपडेट कर देंगे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर, यस और नो। लेकिन जो प्रॉपर्टी, जिस एक प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू हम एस्टीमेट नहीं कर पा रहे उसका क्या होगा, सवाल ये। जवाब दें। तो सिचुएशन नंबर 1, अगर खरीदने के बाद ही, इनिशियल रिकग्निशन के बाद ही उसकी फेयर मार्केट वैल्यू रिलायबली एस्टीमेट नहीं हो पा रही, तो हम उसकी उस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए क्या फॉलो कर लेंगे, कॉस्ट मॉडल। नहीं, किसी भी तरीके से नहीं मिल पा रही बेटा हमजा, ये मैं बोलना चाह रहा हूं, किसी भी तरीके से नहीं मिल पा रही।
तो हम उस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए क्या फॉलो कर लेंगे बेटा, कॉस्ट मॉडल। यानी कि हम उस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे चलाएंगे और उसको फिर हम सेपरेट क्लास के तौर पे दिखाएंगे, मतलब उसको हम फेयर मॉडल से अलग कर देंगे। और हमारे पास इस केस में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट में 2 कॉलम बन जाएंगे कि वैसे तो हम तमाम प्रॉपर्टीज के लिए फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी हमने ऐसी परचेज की जैसे गवादर। अभी गवादर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते ना, वहां प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यूज क्या है। अगर किसी ने आज से 10 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी हो, जिस वक्त गवादर का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, उस वक्त किसी को पता नहीं था मुस्तकबिल क्या है, बस उसने ऐसे ही पैसा खर्च कर दिया वहां पर। अब वहां प्रॉपर्टी का ना, प्रॉपर्टी वहां खरीदी जा रही है ना बेची जा रही है, बस लोग सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, और बहुत सस्ती प्रॉपर्टी वहां पे परचेज की लोगों ने। तो मार्केट वैल्यू का अंदाजा कब होगा, जब वहां पे ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसीज बढ़ेंगी। क्या ख्याल है? तो फर्ज कर लें कि एक ऐसी प्रॉपर्टी आपने परचेज की जिसकी फेयर वैल्यू आप रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करेंगे, उस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए आप क्या फॉलो करेंगे, फिर बेटा क्या बोल रहा हूं, क्या फॉलो करेंगे, कॉस्ट मॉडल। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आती है? अच्छा, लेकिन फर्ज करें एक सिचुएशन और है, हम प्रॉपर्टी के लिए फॉलो तो कर रहे थे फेयर वैल्यू मॉडल, एक प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू शुरू में अवेलेबल थी, रिलायबली एस्टिमेट हो पा रही थी, पर मार्केट के हालात इस कदर खराब हुए, ये सिचुएशन इस तरह की हो गई कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू फिर बाद में रिलायबली एस्टिमेट नहीं हो पा रही, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर उसको हम रखे रहने देंगे उसकी आखिरी फेयर मार्केट वैल्यू पर, जिस पर हमने इसको अपडेट किया था। यानी अगर हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को एक बार भी रीवैल्यू करके अपडेट कर दिया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर, तो जो उसकी लास्ट अपडेटेड फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसी पर हम उसको रिपोर्ट करते रहेंगे, फिर हम उसके लिए कॉस्ट मॉडल फॉलो नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को बेटा आप लोग? लेकिन अगर प्रॉपर्टी खरीदते ही उसकी फेयर मार्केट वैल्यू मिल नहीं पा रही आपको, तो फिर इनिशियल लोकेशन के बाद अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू नहीं मिल पा रही, तो फिर उस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए हम क्या फॉलो करेंगे, कॉस्ट मॉडल। तो इस बात को समझने के लिए एक सिनेरियो आपके सामने मौजूद है, एग्जाम्पल नंबर 7 के नाम से, फेयर वैल्यू कैन नॉट बी रिलायबली मेजर्ड। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है बेटा सिनेरियो? क्या ये सिनेरियो आपको दिखाई दे रहा है बेटा? अच्छा, लिखा हुआ क्या है, क्लूलेस लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग दैट इट इंटेंडेड टू होल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। एक बिल्डिंग खरीदी है क्लूलेस लिमिटेड ने, किस मकसद के लिए, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। तो मकसद ही बता रहा है कि ये क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। द बिल्डिंग वाज परचेज ऑन 31st March 2015 फॉर 1 million. On 31st March 2015, it was unclear if the building's fair value would be reliably measurable on a continuing basis. यानी हमें इस बात का अंदाजा नहीं हो पा रहा कि हम इसकी फेयर मार्केट वैल्यू को लगातार या कंटिन्यूइंग बेसिस पर मेजर कर पाएंगे। By the 31st March 2016, due to a boom in the property industry, the fair value of the building was estimated to be 15 million. The property has an estimated useful life of 20 years. The company's accounting policy is to carry investment property at fair market value. तो ये प्रॉपर्टी जब आपने खरीदी है, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू रिलायबली एस्टिमेट नहीं हो पा रही, तो अब इसके क्या कैरिंग अमाउंट रिपोर्ट होंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, जरा आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आती है बेटा? जवाब दें। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। क्या डिस्कशन हुआ है कि यहाँ पर हम मजबूर हैं, क्या करके, क्या मजबूर है, क्या मजबूरी है हमारी बेटा, यहाँ पर हम मजबूर हैं, तो क्या मजबूरी है बताइए? क्या मजबूरी है हमारी बेटा बताइए? कि जब हमने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया था, तो परचेज करने के बाद हमारे पास फेयर वैल्यू उसकी रिलायबली एस्टिमेट नहीं हो पा रही थी, हालांकि हम फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे थे तमाम प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि बजाय इसके कि आपको आईएएस का वहां से पैराग्राफ पढ़ाऊं, डायरेक्ट मैं इसके अंदर कमेंट सेक्शन में ही बात कर लूं। तो
ये क्या है, इसकी इलस्ट्रेशन पहले पढ़ लेते हैं. This example illustrates the measurement initial and subsequent of investment property where at the time of purchase clear evidence can be provided that fair value of property will probably not measurable on a continuing basis. तो इसका मतलब ये हुआ, फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करने के बाद भी, यानी इनिशियल इलेक्शन करने के बाद भी हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि जनाब कि हम इस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू को कंटिन्यूइंग बेसिस पे मेजर कर पाएंगे. अच्छा, इसका मतलब क्या है, जब हम कंटिन्यूइंग बेसिस पे मेजर नहीं कर पा रहे तो फिर हमने उसको फॉलो किया किस पर, कॉस्ट मॉडल पर. तो बिकॉज इट वाज एस्टैब्लिश्ड एट द एक्विजिशन डेट दैट द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग could not be reliably measured on continuing basis. तो paragraph 53 of IS 40 requires that the building be measured under cost model. तो फिर उस बिल्डिंग को कॉस्ट मॉडल पे ही लिया जाएगा. अगली बात, बड़ी कीमती बात, थ्रू आउट इट्स लाइफ, जिंदगी भर के लिए. यानी कि अगर अगली डेट पर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू मिल भी जाए तो इस बात को आप इग्नोर करेंगे. आप जिंदगी भर के लिए उस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए क्या फॉलो करेंगे बेटा, कॉस्ट मॉडल. क्यों? क्योंकि जब इनिशियली उसकी कोई फेयर मार्केट वैल्यू नहीं मिल पाई तो हमारी अजम्पशन यहां पर यह है कि मुस्तकबिल में जो फेयर मार्केट वैल्यू मिलेंगी वो भी रिलायबल नहीं होंगी, उसके बाद अब ये थ्रू आउट इट्स लाइफ इंपॉर्टेंट हो गया ना, मतलब यानी कि इस सिनेरियो में जो सब्सिक्वेंट डेट पर आपको ड्यू टू बूम इंडस्ट्री वाले अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ये एग्जामिनर आपको गुमराह करेगा. मतलब ये वो ट्रैप है जिसमें एग्जामिनर आपको फंसा लेगा और आप एग्जाम में गलती क्या करोगे, वो प्रॉपर्टी जिसकी इनिशियल इलेक्शन होते वक्त उसकी फेयर मार्केट वैल्यू रिलायबली कंटिन्यूइंग बेसिस पे एस्टिमेट नहीं की जा रही थी और सब्सिक्वेंट डेट पर उसकी इत्तेफाक से किसी डेट पर कोई मार्केट वैल्यू मिल जाती है, तो आपसे गलती ये हो जाएगी कि आप उसको रीवैल्यू कर दोगे. तो रीवैल्यू नहीं करना मतलब अब थ्रू आउट इट्स लाइफ वो प्रॉपर्टी किस पर रहेगी, कॉस्ट मॉडल पर. ये एग्जाम में होने वाली एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आपके सामने. Even though the fair value can be measured at the next financial year and building must remain at depreciated historic cost, must never be revalued to fair value. Furthermore, if the cost model is forced to be used due to this reason, then depreciation must be calculated using a nil residual value, even if the entity estimates another amount for the residual value. तो याद रखिएगा कि अगर आपको मजबूर किया जा रहा है फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करने के बावजूद भी कॉस्ट मॉडल फॉलो करने के लिए, ये फोर्स, इसको मतलब क्या नाम दिया, ये फोर्स कॉस्ट मॉडल है. मतलब यहां पर आप कॉस्ट मॉडल अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं. तो जब आप पर फोर्स्ड कॉस्ट मॉडल क्या हो, इम्पोज हो, तो फिर आपको डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते वक्त रेजिडुअल वैल्यू को भी कंसीडर नहीं करना, क्योंकि जो भी रेजिडुअल वैल्यू है वो भी आपके लिए रिलायबल एस्टीमेट नहीं है. तो अब इस प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है वो 1 मिलियन है. 31 मार्च पर तो जो कॉस्ट है वही कैरिंग अमाउंट है और जो अगला 31 मार्च है वहां पर उसका एक साल क्या होगा, पूरा होगा. और एक साल पूरे होने पर आप क्या करेंगे, 1 मिलियन को डिवाइड बाय 20 करेंगे. आंसर क्या मिलेगा, 50,000. और जैसे ही आपने 1 मिलियन की कॉस्ट में से लेस की 50,000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, तो आपको जो कैरिंग अमाउंट मिला वो कितना मिला, 9,50,000. तो मैं फिर बोल रहा हूं, इसको नाम अपने दिमाग में बिठा लें. ये क्या है, ये फोर्स्ड कॉस्ट मॉडल है. ये आप पर जबरन मुसल्लत किया जा रहा है, मतलब ये फोर्स कॉस्ट मॉडल है. क्योंकि हमारी पॉलिसी फेयर वैल्यू मॉडल, लेकिन फिर भी हम मजबूर हैं कॉस्ट मॉडल फॉलो करने के लिए. लेकिन अगर फोर्स कॉस्ट मॉडल ना हो तो क्या आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त रेजिडुअल वैल्यू कंसीडर करेंगे? बिल्कुल कंसीडर करेंगे, यस करेंगे. तो ये वो पॉइंट है जहां पर एग्जामिनर आपका अच्छा टेस्ट ले सकता है. और बच्चा जो है एग्जामिनेशन में यहाँ पर रेजिडुअल वैल्यू वाली दो गलतियां कर सकता है. गलती नंबर 1 क्या कर सकता है कि वो इसको रीवैल्यू कर दे, और गलती नंबर 2 क्या कर सकता है, अगर रीवैल्यू ना करे तो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते वक्त यहाँ पर वो कंसीडर कर ले किसको,
रेजिडुअल वैल्यू को। तो अगर पेपर में फोर्स कॉस्ट मॉडल दिया हुआ हो और कोई रेजिडुअल वैल्यू दी हुई हो तो उसको इग्नोर करना है, उसको यूज करना क्या कहलाएगा, गलती कहलाएगी, और ये ट्रैप होगा जिसमें आप फंसेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें बेटा आपके सामने है, ये सारी गुफ्तगू आपके सामने है। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये आपको बात समझ में आई होगी। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एमसीक्यूज में भी कवर हो सकते हैं, छोटे सिनेरियो में कवर हो सकते हैं, और 7 से 8 नंबर का नोट भी एग्जामिनर मांग सकता है। अब तक इसका नोट नहीं मांगा एग्जामिनर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सारी बातें करेंगे आपके साथ, तकरीबन ये सारी बातें हो चुकी हैं। तो यहां तक कोई सवाल हो तो पूछिएगा, बताइएगा। देखें, क्वेश्चन बताएगा ना, आप कोई सवाल ऐसा क्वेश्चन गाइडेंस देगा ना, वो बोलेगा जनाब फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड, पहले बताएगा आपकी एंटिटी कौन सा मॉडल फॉलो कर रही है। तो जाहिर सी बात है बताएगा आपकी एंटिटी फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रही है, लेकिन फिर वो बोलेगा एक प्रॉपर्टी आपने परचेज की है जिसकी फेयर वैल्यू आप रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर पा रहे। मतलब क्या हुआ कि ना आज कर पा रहे ना मुस्तकबिल करीब में कर पा रहे होंगे। तो अगर क्वेश्चन ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर लेता है कि आप कंटिन्यूइंग बेसिस पे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है आप समझ जाए कि एग्जामिनर क्या चाह रहा है। प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया भाई, कुछ ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है, मतलब ऐसे इलाके हैं हमारे पास, जैसे अगर हम कराची से, अब देखो बैरिया टाउन तो अब डेवलप हुआ ना, और बैरिया टाउन के डेवलप होने के बाद आसपास की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन फर्ज करो, एक अज्यूम करो, अजम्पशन, यही जमीन अगर बैरिया टाउन के नाम पर ना होती, यही जमीन हाईवे पर होती, तो हाईवे के ऊपर बड़ी से बड़ी जमीन की वैल्यू क्या होती है, कुछ भी नहीं होती। ये हाईवे पे अब जमीन की अहमियत क्यों बढ़ रही है, ये तो वक्त के साथ साथ बढ़ रही है ना। इस तरह वो इलाके जो अब तक खाली पड़े हुए हैं, और जहां पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद कर छोड़ देते हैं लंबे अरसे के लिए कि हाँ भाई एक वक्त ऐसा आना है जहां पर इस जगह की भी क्या होगी, मार्केट होगी, मतलब वो दूर अंदेश लोग, जब हैदराबाद की अगर मैं बात करूं ना अपने शहर की, लतीफाबाद भी आबाद बाद में हुआ है ना पाकिस्तान बनने के बाद, तो ये शहर का जंगल वाला एरिया था ना, मतलब जहां पर कोई आबादी नहीं थी। तो जो लोग लतीफाबाद में प्लॉट खरीदते थे, दूसरे लोग उनको बेवकूफ समझते थे कि यार क्या जंगल में जा रहे हो रहने के लिए, शहर तो यहाँ पर है, तुम नीचे जा रहे हो। फिर आप कौसार देख लें मिसाल, फिर आप वो गुलशन झील पार्क देख लें। तो मतलब ये सारी मिसालें में मिलती हैं, मतलब जब इनिशियली आप ऐसी जगहों पे उस टाइम पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिस टाइम पर इनकी कोई वैल्यू नहीं होती या वैल्यू ना होने के बराबर होती है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म एक विजन आपका होता है कि हाँ भाई 10 साल बाद 20 साल बाद यहाँ आबादी बढ़ चुकी होगी और इस जगह की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो 10-20 साल आप गुजारते हैं ना, उसमें आप उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू को कंटिन्यूइंग बेसिस पे एस्टिमेट नहीं कर पा रहे होते। बेटा उम्मीद है तला बात मेरी आपको समझ में आई होगी। हाँ, अगर कंटिन्यूइंग बेसिस पे ना होता फिर उसको रीवैल्यू करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके सामने है। तो इसको यहाँ तक स्टॉप करेंगे, इंशाल्लाह बाकी सारा डिस्कशन आपसे करेंगे अगली क्लास के। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।